सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। शिक्षण विधियों के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में पढ़ा था कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रमुखतः 3 रूप माने जाते हैं। पहला है कक्षा का आवश्यक साधन है श्यामपट्ट, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और दूसरा है तथ्यों को स्पष्ट या प्रत्यक्ष करने वाले उदाहरण। उदाहरण प्रमुखतः 2 प्रकार के हमने पढ़े, मौखिक या शाब्दिक उदाहरण और दूसरे श्रव्य दृश्य उदाहरण। श्रव्य दृश्य उदाहरणों को भी 3 भागों में बांट करके हमने पढ़ा। एक श्रव्य उदाहरण, दूसरा दृश्य उदाहरण और तीसरा श्रव्य दृश्य उदाहरण। अब अधिगम सामग्री का तीसरा भाग आता है, वो है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक भी एक तरह से अधिगम सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री ही हो सकती है। इसको भी हम शिक्षण करवाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो यह भी एक शिक्षण सामग्री है। अब पाठ्य पुस्तक क्या होती है, इससे कैसे प्रश्न किए जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि पाठ्य पुस्तक का आकार कितना होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में जो अक्षर लिखे जाते हैं उन अक्षरों का आकार कैसा होना चाहिए, पंक्तियों की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ये सभी बातें इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का तीसरा भाग आपके सामने आ रहा है। विषय वस्तु को सुव्यवस्थित रूप में उपस्थित करने वाली पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तक क्या है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक कहते किसको हैं, तो इसकी परिभाषा के रूप में सामने आ रहा है कि पाठ्य पुस्तक सामान्य पुस्तकों से भिन्न मानी जाती है। कोई भी सामान्य पुस्तक है उससे पाठ्य पुस्तक थोड़ी भिन्न होती है, अलग होती है। कैसे होती है कि किसी भी पाठ्य सामग्री या शैक्षणिक उद्देश्यों एवं कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया को दृष्टि में रखकर जो पुस्तक तैयार की जाती है उसे ही पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं कि कोई भी कक्षा सामग्री, विषय सामग्री हम लेते हैं, शैक्षणिक उद्देश्यों को लेते हैं, कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया को भी दृष्टि में रखा जाता है। इन सभी बातों को दृष्टि में रख कर के जो पुस्तक तैयार की जाती है उसे ही पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि पाठ्य पुस्तक साधन है या साध्य। तो देखिए, साध्य तो एक तरह से हमारी ज्ञान की प्राप्ति है। कक्षा में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वही साध्य है, और इस साध्य को पूरा करने के लिए पुस्तक है वो एक साधन के रूप में काम में ली जाती है। तो पाठ्य पुस्तक साध्य नहीं, साधन होती है। क्या होती है? साधन। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक को शिक्षण प्रक्रिया का साधन मात्र माना जाता है। पाठ्य पुस्तक साध्य नहीं है, साधन मात्र है। अब कोई भी पाठ्य पुस्तक है उसकी रचना करनी है, तो पाठ्य पुस्तक की रचना करने के लिए कितने सिद्धांत कार्य करते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। पाठ्य पुस्तक की रचना करने के लिए प्रमुखतः 3 सिद्धांत कार्य करते हैं। 3 सिद्धांत कौन कौन से माने जाते हैं? पहला है पाठ्य पुस्तक रचना के विविध पक्ष। पाठ्य पुस्तक रचना के विविध पक्षों को हम पढ़ेंगे। दूसरा सिद्धांत है पाठ्य पुस्तक रचना के विविध सोपान, कौन कौन से सोपानों से होकर के गुजरना पड़ता है। और तीसरा पक्ष आता है, तीसरा सिद्धांत आता है पाठ्य पुस्तक रचना के विविध उपादान। पाठ्य पुस्तक रचना के कितने सिद्धांत होते हैं? 3 होते हैं। 3 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? पहला है पाठ्य पुस्तक रचना के विविध पक्ष, दूसरा है पाठ्य पुस्तक रचना के विविध सोपान, और तीसरा है पाठ्य पुस्तक रचना के विविध उपादान। ये तीनों क्या हैं, इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आ रहा है पाठ्य पुस्तक रचना के विविध पक्ष क्या है, पक्ष कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सिद्धांत तो 3 माने जाते हैं। अब पक्ष पूछें तो पाठ्य पुस्तक रचना के प्रमुखतः 2 पक्ष माने जाते हैं। पक्ष कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है अध्ययनात्मक पक्ष,
और दूसरा है रूपात्मक पक्ष। अध्ययनात्मक पक्ष को आंतरिक या अभ्यंतर पक्ष भी कहते हैं और रूपात्मक पक्ष को बाह्य पक्ष के नाम से भी पुकारा जाता है। पाठ्य पुस्तक रचना के कितने पक्ष माने जाते हैं? 2 पक्ष होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? एक अध्ययनात्मक पक्ष और दूसरा रूपात्मक पक्ष। अभ्यंतर या फिर आंतरिक पक्ष कौन सा है? तो वो अध्ययनात्मक पक्ष है। और बाह्य पक्ष कौन सा है? तो रूपात्मक पक्ष होता है। इन दोनों की पहचान कैसे करते हैं, किस प्रकार से पहचान होती है? तो देखिए, पहले लेते हैं अध्ययनात्मक पक्ष, जिसको आंतरिक या अभ्यंतर पक्ष भी कहा जाता है। इसमें क्या आता है? इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की संपूर्ण विषय वस्तु को, अभ्यास प्रश्नों को, चित्रों को, व्याख्या को, टिप्पणी को, शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए निर्देश या सुझाव दिए होते हैं उनको, पुस्तक के आरंभ में लिखित प्रस्तावना या प्राकथन को और पुस्तक के अंत में प्रदत्त शब्दकोश या पारिभाषिक शब्दावली इत्यादि को शामिल किया जाता है। कोई भी पाठ्य पुस्तक हम देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक की पूरी विषय वस्तु, उसके पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न होते हैं, बीच में चित्र भी बनाए जाते हैं, कहीं व्याख्या या टिप्पणियां लिख दी जाती है। शुरू में हम पढ़ें तो शिक्षकों के लिए निर्देश, शिक्षार्थियों के लिए निर्देश, सुझाव दिए जाते हैं। पुस्तक के आरंभ में लेखक, प्रस्तावना, प्राकथन, जो भी टीम होती है पाठ्य पुस्तक की रचना करने वाली, संपादक मंडल है, वो प्रस्तावना भी लिखता है। प्रस्तावना को हम प्राकथन भी कह सकते हैं। और पुस्तक के अंत में संदर्भ ग्रंथों का नाम, शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दावली इत्यादि दिए जाते हैं। ये सभी पुस्तक के क्या हैं? अध्ययनात्मक पक्ष होते हैं। इनका हम अध्ययन करते हैं तो ये अध्ययनात्मक पक्ष आंतरिक पक्ष या अभ्यंतर पक्ष के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो फिर रूपात्मक पक्ष क्या है, इसको पढ़ें तो रूपात्मक पक्ष को ही बाह्य पक्ष भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक का आकार कैसा है, उसका मुद्रण कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, टाइप कैसे की गई है, उसमें कागज कैसा काम में लिया गया है, उसकी जिल्द यानी कवर कैसा है और उसका मूल्य क्या रखा गया है, ये सभी रूपात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाते हैं। रूपात्मक पक्ष में पाठ्य पुस्तक का आकार, मुद्रण, टाइप, कागज, जिल्द, मूल्य, इनको शामिल किया जाता है। ये बाहरी आवरण है, इसलिए इनको बाह्य पक्ष भी अपन कह सकते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाएं तो क्या उत्तर दें कि पाठ्य पुस्तक का आकार कितना होना चाहिए। आकार से संबंधित प्रश्न आ जाता है तो 3 स्तर पर अलग अलग आकार होगा। यदि हम प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्य पुस्तक की रचना करने जा रहे हैं तो उस पाठ्य पुस्तक का आकार क्या होगा। तो लंबाई चौड़ाई में देखें, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 9.5 इंच होनी चाहिए। और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 7 इंच होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक की लंबाई 9.5 इंच होती है और चौड़ाई 7 इंच होती है। यदि माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्य पुस्तक बनाने जा रहे हैं तो लंबाई कितनी होगी? 8 इंच होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 6 इंच होगी। माध्यमिक स्तर पर 8 गुणा 6 इंच के हिसाब से आकार होना चाहिए। यदि उच्च स्तर के लिए पाठ्य पुस्तक बनाई जा रही है तो उसकी लंबाई 8 इंच होगी और चौड़ाई 5 इंच होगी। ये शिक्षाविदों के द्वारा पाठ्य पुस्तक के आकार का निर्धारण किया गया है। ध्यान रखेंगे, प्राथमिक स्तर पर 9.5 गुणा 7 इंच, माध्यमिक स्तर पर 8 गुणा 6 इंच और उच्च स्तर पर 8 गुणा 5 इंच ये पाठ्य पुस्तक का आकार होगा। फिर पाठ्य पुस्तक में जो अक्षर लिखे जाते हैं उन अक्षरों की साइज क्या होती है। साइज को अपन टाइप रचना में फॉन्ट्स के नाम से पुकारते हैं कि कितने फॉन्ट में अक्षरों को लिखा जाना चाहिए। यदि प्रथम कक्षा पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक बनाने जा रहे हैं तो अक्षरों का आकार मोटा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको मोटे आकार में सिखाया जाना चाहते हैं। इसलिए पहली कक्षा में सबसे बड़ा आकार होता है और वो उसकी साइज होती है 36 फॉन्ट। 36 फॉन्ट आकार का अक्षर होना चाहिए। दूसरी कक्षा है तो 24 फॉन्ट्स है, 24 फॉन्ट्स आकार में अक्षर होनी चाहिए। यदि तीसरी कक्षा का बालक है, तीसरी कक्षा के लिए हम पाठ्य पुस्तक तैयार कर रहे हैं तो उसमें फॉन्ट कितना होगा? तो उत्तर है 18 होगा।
चौथी कक्षा के लिए फॉन्ट कितना मानते हैं, तो 14 फॉन्ट में अक्षर लिखा जाएगा और उनका रंग होगा ब्लैक कलर में, फॉन्ट होंगे, ब्लैक कलर को काम में लिया जाएगा। यदि 5वीं से 12वीं तक की अपन पाठ्य पुस्तक तैयार करने जा रहे हैं तो शिक्षा की विधों के अनुसार उनका भी साइज 14 फॉन्ट्स होगा। कलर वाइट भी हो सकता है, वाइट कलर में उनको लिखा जाएगा। ये तो पुस्तकों का आकार है। पहली कक्षा 36 फॉन्ट, दूसरी कक्षा 24 फॉन्ट्स, तीसरी कक्षा 18 फॉन्ट्स, चौथी कक्षा में 14 फॉन्ट्स ब्लैक में होंगे और 5वीं से फिर ऊपर तक की कक्षाएं हैं तो 14 फॉन्ट्स वाइट में काम में लिए जाएंगे। यदि हम 6ठी से लेकर के 12वीं तक की अभ्यास पुस्तिका बनाने जा रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के साथ में अभ्यास पुस्तिका बनाने जा रहे हैं, तो उसका आकार 12 फॉन्ट निर्धारित किया गया है। अभ्यास पुस्तिका का आकार कितना होना चाहिए, 12 फॉन्ट होना चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक में पंक्तियां लिखी जाती हैं, उन पंक्तियों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, अधिकतम क्या हो सकती है। यदि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक तैयार हो रही है तो एक पंक्ति की लंबाई अधिकतम होगी 4 इंच। यदि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अपन कर रहे हैं तो 6 से 8 इंच तक भी लंबाई हो सकती है और माध्यमिक या उच्च स्तर के लिए पाठ्य पुस्तक है तो उसमें एक पंक्ति की लंबाई 8 से 10 इंच होगी। पाठ्य पुस्तक में पंक्तियों की लंबाई क्या होती है, प्राथमिक स्तर पर 4 इंच, उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 इंच और माध्यमिक या उच्च स्तर पर 8 से 10 इंच होती है। ये पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत आ गया कि पाठ्य पुस्तक रचना के पक्ष कितने होते हैं, तो ये 2 पक्ष आपके सामने आए, अध्ययनात्मक पक्ष और रूपात्मक पक्ष। अब चलते हैं दूसरा सिद्धांत, पाठ्य पुस्तक रचना के विविध सोपान कौन कौन से हैं, किन चरणों से गुजरना पड़ता है पाठ्य पुस्तक बनाने वाले संपादक मंडल को। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक रचना के पक्ष तो 2 हो गए। अब सोपान पूछेंगे, सोपान कितने माने जाते हैं, तो सोपान 3 होते हैं। पाठ्य पुस्तक रचना के प्रमुखतः 3 सोपान होते हैं। पहला है विषय वस्तु का चयन करना, दूसरा है स्तरीकरण करना और तीसरा है प्रस्तुतिकरण करना। सबसे पहले कि पाठ्य पुस्तक में हमें कौन सी विषय वस्तु को शामिल करना है, तो सबसे पहला काम विषय वस्तु चयन करने का होता है। फिर विषय वस्तु का चयन होने के बाद में स्तर को देखा जाता है कि ये विषय वस्तु कौन से स्तर के लिए अपन तैयार कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर है या माध्यमिक स्तर है या फिर उच्च स्तर है। उसी के अनुसार उस विषय वस्तु को फिर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो पहले विषय वस्तु का चयन किया जाता है, फिर उसके बाद में स्तर को ध्यान में रखा जाता है और उस स्तर के अनुसार ही उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक रचना के सोपान कितने माने जाते हैं, 3 हैं। पहला विषय वस्तु का चयन, दूसरा स्तरीकरण और तीसरा प्रस्तुतिकरण। अब चलते हैं कि कोई भी पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक रचना के विविध उपादान कितने होते हैं। पक्ष 2 हो गए, सोपान 3 हो गए। अब उपादान क्या है, तो देखिए, उपादान से क्या तात्पर्य होता है कि जिन जिन व्यक्तियों या तत्वों या पदार्थों को दृष्टि में रख करके पाठ्य पुस्तक की रचना की जाती है उनको ही उपादान कहा जाता है। जिनको ध्यान में रख करके कि उसमें व्यक्ति यानी शिक्षक, शिक्षार्थी कौन होंगे, पाठ्य पुस्तक के तत्व क्या है, पदार्थ क्या है, तो जिन जिन व्यक्तियों, तत्वों, पदार्थों को ध्यान में रख करके पाठ्य पुस्तक की रचना की जाती है उन सभी को ही उपादान कहा जाता है। और इसके अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है, तो पाठ्य पुस्तक के उपादानों में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से तत्व उपादान हैं उनको देखें, तो विद्यार्थी खुद उपादान है, शिक्षक भी उपादान है, अभिभावक जो होते हैं, बालक के अभिभावक, माता पिता, संरक्षक जो भी हैं वो भी उपादान है, विषय वस्तु क्या है वो भी उपादान है, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी काम में ली जा रही है, शिक्षण विधि कौन सी काम में ली जा रही है, विधि को ही शिक्षण युक्ति भी कह सकते हैं, और कक्षा या विद्यालय का संपूर्ण वातावरण कैसा है, ये सभी तत्वों को ध्यान में रख करके पाठ्य पुस्तक को तैयार करवाया जाता है। तो ये सभी चीजें उपादानों के अंतर्गत आ जाती हैं।
प्रश्न सीधा हो सकता है कि निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक उपादान में शामिल है या कौन उपादान में शामिल नहीं है। तो विषय वस्तु है वो उपादान है और विषय वस्तु का चयन करना वो उपादान नहीं होकर के सोपान के अंतर्गत आ जाता है। इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। पहले पाठ्य पुस्तक की परिभाषा क्या है, उसके बाद में देखें तो पाठ्य पुस्तक रचना के सिद्धांत कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला विविध पक्ष, दूसरा विविध सोपान, तीसरा विविध उपादान। फिर उसमें पूछें पक्ष कितने होते हैं, तो पक्ष 2 हो गए, एक अध्ययनात्मक पक्ष और एक रूपात्मक पक्ष। अध्ययनात्मक पक्ष को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अभ्यंतर पक्ष या आंतरिक पक्ष भी उसको कह सकते हैं, और बाह्य रूपात्मक पक्ष को बाह्य पक्ष के नाम से पुकारा जाता है। फिर पूछ लिया जाए कि पुस्तक का मूल्य किस पक्ष में शामिल होता है, तो मूल्य रूपात्मक पक्ष या बाह्य पक्ष में होगा। सोपान 3 होते हैं, विषय वस्तु का चयन करना, उसका स्तरीकरण करना और उसको प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण करना। और उपादान कितने हैं, तो उपादान अलग अलग हैं, निश्चित संख्या नहीं है। शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, विषय वस्तु, शिक्षा नीति, शिक्षण विधि, विद्यालय का वातावरण, सभी के सभी उपादान में आ जाते हैं। तो सभी को वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।